जस्ट फिडली दम नहीं है, वो छुप के बम लगा देंगे, हाँ ताली बजाएंगे, बड़ी दम नहीं है इनमें। इतना डिफिकल्ट क्यों है कि ये हम इन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहे, ना इन्हें पकड़ पा रहे? पॉसिबिलिटीज जो अभी करंट है, ऑफ कोर्स बहुत प्रेशर भी आ रहा है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। आपको लगता है कि इंडिया पीओके को एंगेज करेगा? अगर क्षमता देखी जाए हमारी सशस्त्र सेनाओं की, तो हम पीओके को किसी भी समय वापस ले सकते हैं। पर क्या यह समय उसके लिए उचित है? क्या पीओके लेने का मतलब है पूर्ण रूप से युद्ध का ऐलान? आज के तारीख में हु डू यू थिंक इज अ मच बिगर थ्रेट फॉर इंडिया? इज इट चाइना और पाकिस्तान? बिगर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज जस्ट फिडली। कौन से प्लेटफॉर्म्स के लिए और कौन से टाइप्स हमने अभी तक बना दिए ब्रह्मोस के S-400 जो हमारा भी है, तो वो सब कितने काउंटर इंट्यूटिव हो सकते हैं ऐसी मिसाइल्स टेक्नोलॉजी के? ये प्रीडेटर ड्रोन आपने बोला, वो क्या है, वो जरा बता सकते हैं उसके बारे में? पॉसिबिलिटीज जो अभी करंट है, ऑफ कोर्स बहुत प्रेशर भी आ रहा है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। आपको लगता है कि इंडिया पीओके को एंगेज करेगा और ट्राई करेगा थोड़ा सा उसे पुश बैक करने की? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? अगर क्षमता देखी जाए हमारी सशस्त्र सेनाओं की, तो हम पीओके को किसी भी समय वापस ले सकते हैं। पर क्या यह समय उसके लिए उचित है? कश्मीर हमसे पूरी तरीके से अभी नहीं संभला है, इतनी फौज लगा रखी है, तो क्या पीओके लेके हम अपने लिए और सरदर्दी नहीं बढ़ाएंगे? क्या पीओके लेने का मतलब है पूर्ण रूप से युद्ध का ऐलान? हालांकि अगर आप देखें तो रशिया ने भी कोई ऐसा वॉर डिक्लेयर नहीं किया, होगा था स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं। ये एक नया तरीका शुरू हो गया, मगर है तो वो आपने मुंह से नहीं किया, मगर है तो वॉर जिसमें सारे हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान कुछ तो इस बार ऐसा करेगा कि हिंदुस्तान के नागरिकों को अपनी सशस्त्र सेनाओं पर और सरकार पर इतना भरोसा हो कि हम अपने दुश्मन पाकिस्तान को इस बार छोड़ेंगे नहीं। इस बार सबक कुछ डेफिनेट सिखाएंगे। अब क्या बॉर्डर या एलसी के साथ हम 1-2 किलोमीटर का एरिया पकड़ते हैं? क्या हम कुछ हिस्सा पीओके का पकड़ते हैं? क्या हम केवल उन पर स्टैंड ऑफ बॉम्बिंग करके उनकी कई चीजें न्यूट्रलाइज करते हैं? ये जो डिसीजन है, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ, सीडीएस, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के हाथ में। मगर कुछ ना कुछ इस बार होगा जरूर, ऐसा मुझे यकीन है। प्रैक्टिकली ऑल्सो पॉसिबल है पीओके को थोड़ा सा पुश करना? द रीजन इज बिकॉज चाइना के इतने इन्वेस्टमेंट है वहां पे, उनका कॉरिडोर है वहां पे, उनकी रेल लिंक वो सब जा रही है। तो अगर उसे हम पुश करना शुरू करें तो डेफिनेटली मुझे लगता है चाइना विल ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन अ मच बिगर वे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्या इस समय उचित होगा, क्योंकि हम्म। स्टेक्स जो है वो अक्साई चिन्ह भी है। वो जो हमने दे दिया पीओके का हिस्सा, पाकिस्तान ने सीड कर दिया चाइना को, जहां उनकी अपनी रोड कंस्ट्रक्शन आ रही हैं। क्या वो एक्सेप्ट करेंगे और किस हद तक हमें जाना चाहिए, या हमको 1-2-3 किलोमीटर जाके और रुक जाएंगे? ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, कहां तक जाना, कितना घुसना और पाकिस्तान को किस हद तक प्रताड़ित करना, उनको सजा देना उनके इस आतंकवाद की। ये जो डिसीजन जब लिया जाएगा, मेरे ख्याल कुछ दिनों में, चंद एक सप्ताहों में हमें पता लग जाना चाहिए। और जिस तरीके से मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री जी की, अखबारों में आता है, सेना के चीफ, तीनों सेनाओं के चीफ के साथ या सीडीएस के साथ, वो लगता है कि देश इस बार काफी सीरियस है। बट नेसेसरी ऐसा लगता है आपको कि इज इट इम्पोर्टेंट के अभी इसका जवाब देना चाहिए, या वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी भी एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है जहां पे वो एक्सपेक्ट नहीं कर, बिकॉज ऑफ कोर्स अभी ऑब्वियसली हाइटेंड अलर्ट है, उनके काफी सारे यूनिट जो है उन्होंने पीओके में भी भेजे हैं, ऑफ कोर्स अलोंग द बॉर्डर एज वेल। काफी सारा उनका अभी एयर डिफेंस जो है, काफी सारे जो म्यूनिशंस हैं, मिसाइल्स जो है, वो सब अभी हाई अलर्ट पे है। तो डज इट मेक सेंस कि जरूरी है कि अभी के अभी जवाब देने का, या इट मेक सेंस रुक के
जब नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो तभी कुछ एक बड़ा करने का? इसमें भव्या हम किस स्केल पर हमला करना चाहते हैं, हम किस स्केल पर पाकिस्तान को पनिश करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कितनी फौज की नफरी चाहिए, उस नफरी को जगह पर पहुंचाने के लिए और प्लान बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, और एक सरप्राइज का एलिमेंट जो कि अभी जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान को पता है कुछ होने वाला, तो क्या हम उस सरप्राइज एलिमेंट को इस्तेमाल करें जब वो भी सोच रहे हैं कि अब शायद कुछ नहीं होने वाला? क्योंकि अगर हमने जून जुलाई तक इंतजार किया तो नदियां जो है इस पेट में आ जाएंगी। ओके। और जितनी पंजाब की तरफ से नदियां बह रही हैं उनमें पानी का बहाव इतना तेज होगा कि हमारी फौज को उतनी ही दिक्कत आएगी। तो इसलिए अगर कुछ होना है तो मेरे हिसाब से अगले 1.5-2 महीने में हो जाना चाहिए, या फिर उसके बाद अगर और बड़ी कार्रवाई करनी है तो उसके बाद होना चाहिए, मगर होगा कुछ अवश्य। आज के तारीख में अगर हमारी 2 फ्रंट वॉर होती है चाइना और पाकिस्तान के साथ में, तो क्या इंडिया सक्षम है उसे हैंडल करने के लिए? जो आर्मी की नफरी है, जो इक्विपमेंट है, हम 2 फ्रंट वॉर के लिए पूर्णतः सक्षम है। अब फिलहाल एक नया एंगल जो इसमें जुड़ रहा है, जिसपे लोगों का ध्यान जाना शुरू हो गया है और लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो सोच रहे हैं, ये जो बांग्लादेश में डेवलपमेंट हुआ है, बांग्लादेश में हमारे 3-4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर रखता है, और वो आज की तारीख में एंटी हिंदुस्तान, एंटी इंडिया जो उनके फीलिंग्स हैं वो जगजाहिर है। और उन्होंने पिछले सप्ताह पाकिस्तान की आर्मी को फिर से कदम रखने का मौका दिया है ट्रेनिंग करने के लिए बांग्लादेश आर्मी का। 71 की लड़ाई के बाद जहां 1 लाख के करीब पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका था जब किसी देश ने सरेंडर किया था जनरल नियाजी के नीचे। अब पाकिस्तान आर्मी को फिर बुलाया है जो अभी का रिजीम है बांग्लादेश का, ट्रेनिंग के लिए। तो जब पाकिस्तान आर्मी ट्रेनिंग करेगी तो पूरी मुझे उम्मीद है कि वहां आईएसआई अपना कदम फिर जमाएगी और वहां जो आतंकवादी ग्रुप है उनको आने के लिए हिंदुस्तान में फिर उकसाया जाएगा, उनकी फिर ट्रेनिंग की जाएगी, फिर ट्रेनिंग कैंप और लगाए जाएंगे। तो ऐसे में क्या 3 फ्रंट वॉर हो सकती है? अगर है भी तो हम पूर्णतया सक्षम हैं अपने देश की एक एक इंच धरती को सुरक्षित रखने के लिए और बचाने के लिए। ऐसा मेरा अपना नॉलेज और मेरा अपना विश्वास कहता है। अंडरस्टैंड। अभी ये आपने बांग्लादेश के बारे में बात की तो काफी इंटरेस्टिंग, अभी 2-3 हफ्ते पहले ही मैंने 1-2 आर्टिकल्स भी पढ़े थे और ऑफ कोर्स न्यूज में भी हमने काफी देखा जब वहां पे काफी प्रोटेस्ट वो सब हो रहे थे। तो काफी सारे जो पुराने एक्स मिलिट्री जो है बांग्लादेश के ऑफिसर्स और ये सब, वो लोग कॉल कर रहे थे कि इंडिया के साथ में बांग्लादेश को वॉर करनी चाहिए और इंडिया को जाके कैप्चर कर लेना चाहिए। तो ये रियलिटी, मतलब क्या रियलिटी ये इवन पॉसिबल है क्या? ये देखो भव्य, पाकिस्तान का क्या था, वहां इलेक्शन जीतने के लिए जरूरी था कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को विप किया जाए, उनको जगाया जाए, और जो नेता उनको जगाने में सक्षम हो गया, भुट्टो से लेके और जुल्फिकार अली से लेके और जितने भी उनके जनरल थे, वो आगे सत्ता में आया। बांग्लादेश में भी यही है। अब अगर आप कहें कि 4-5 साल का लड़का एक पूरे वयस्क के साथ युद्ध कर सकता है, तो ये कहना एक चीज है, मगर दुनिया को पता है हो नहीं सकता। बांग्लादेश ना तो कोई इक्विपमेंट बना रहा है, ना उनके पास इतनी बड़ी फौज है, ना उनके पास इतना पैसा है कि विदेशों से इतना खरीद के और युद्ध करें, और उन्हें पता है कि युद्ध किया तो उनका वजूद मिट सकता है। अगर हिंदुस्तान उनको वजूद में ला सकता है पाकिस्तान जैसे कंट्री को हराकर, ये अकेला हिंदुस्तान की फौज अकेली एक उदाहरण है दुनिया में
जिसने मिलिट्री एक्शन से एक कंट्री को बनाया है। तो विप करना इक्विपमेंट जो फीलिंग्स है अलग चीज है, मगर उनके हर एक रिटायर्ड या सर्विंग जनरल को पता है कि ये एक ख्याली पुलाव है, ये हो नहीं सकता। अंडरस्टैंड, बट प्रॉक्सी वॉर के हिसाब से मतलब चाइना ऑफ कोर्स थोड़ा कर सकता है, इंडिया का काम थोड़ा मुश्किल, बिकॉज ऑफ कोर्स काफी जो डेवलपमेंट भी आप देखेंगे टेक्नोलॉजी वाइज एज वेल जो उन लोग कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट इवन जैसे हम बॉर्डर कॉर्नरिंग जिस हिसाब से पोर्ट्स के हिसाब से भी सब कर रहे हैं चाइना, तो उस हिसाब से उनको काफी प्रोत्साहन मिल सकता है वहां से। बांग्लादेश कैन बी अनदर प्रॉक्सी लाइक पाकिस्तान। बिल्कुल हो सकता है। ग्वादर उनके पास है, हम्बनटोटा उनके पास है, मालदीव उनके, उन्होंने हमारे टुकड़ियां वापस की उनके इन्फ्लुएंस में, राइट। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसकी बात होती थी उन्होंने फैला रखा है। अब मौजूदा सरकार के नीचे भारत की, हिंदुस्तान ने इस पर काम करना शुरू किया है और कई जगह हमने अपने बेसिस बनाने शुरू किए। हो सकता है बांग्लादेश भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आए। पाकिस्तान के पास तो इतनी कुव्वत और अर्थव्यवस्था नहीं है कि वो अपना कोई बेस डेवलप करे। चाइना कर सकता है और जरूर कोशिश करेगा। यही वजह है कि वो जो है इस रिजीम को पुराने गिराने के लिए और यूसुफ जी को लाने के लिए किस किस देश का हाथ है ये सबको पता है। ये मिसाइल्स के बारे में भी बात करते हैं, आपने मिसाइल्स के बारे में बोला, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हमारे जो रेफाइल्स हैं ये आते हैं स्कैल्प मिसाइल के साथ। आजकल बहुत न्यूज़ आर्टिकल्स में, मीडिया में, सब जगह काफ़ी बोलने में आ रहा है कि हमारे पास स्कैल्प मिसाइल है। क्या है स्कैल्प मिसाइल और क्यों ये स्पेशल है? स्कैल्प जो है वो MBDA बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है। ये 3 देशों की कंपनियां मर्ज हुई और तब ये कंपनी बनी। ये मिसाइल के क्षेत्र में दुनिया की बहुत जानी मानी कंपनी है। इसमें मात्रा BAE फ्रांस का है, लियोनार्डो इटली का है और ब्रिटिश एयरफोर्स UK का है, जिन्होंने तीनों ने मिलकर ये मिसाइल बनाई। अब स्कैल्प मिसाइल जो है ये एयर लॉन्च्ड, डीप पेनिट्रेशन, लॉन्ग रेंज एंड कन्वेंशनल वॉरहेड वेपन है। कन्वेंशनल वॉरहेड है अभी, मगर इसकी जो वजन है वो तकरीबन 1300 किलो है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर के तकरीबन है, 400 से 450। 5.1 मीटर इसकी लंबाई है। मगर इस एयर टू सरफेस मिसाइल का जो स्पीड है वो 0.8 मैक है, मतलब सबसोनिक। ये राफेल जहाज से शूट की जा सकती। तो आप सोचिए 450 किलोमीटर, मतलब पाकिस्तान के किसी भी कोने तक हमारी ये मिसाइल जा सकती है। खाली मैं जो जमीन से फायर करने वाली या नेवी से फायर करने वाली, जल और थल से या सबमरीन से फायर करने वाली मिसाइलों की बात नहीं कर रहा हूं। केवल स्कैल्प की अगर बात करें तो राफेल जहाज किसी भी जगह से पाकिस्तान को एंगेज कर सकता है, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज, Beyond 400 किलोमीटर, मतलब BVR। जी हाँ, BVR। इंटरेस्टिंग। ओके, सो कौन से, तो बेसिकली कौन से टारगेट्स जो हैं वो एक्चुअली ये एंगेज कर सकता है? एनीथिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान? एनीथिंग एनीवेयर, चाहे वो इनकी रनवेज हैं, इनके एयर बेसेस हैं, इनकी कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, इनकी कोई जिसे कहा जाए स्ट्रेटेजिक फोर्स के बेसिस हैं, चाहे मिसाइल हैं चाहे कुछ और है, इनके कोई अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, इन हर एक चीजों को ये तहस नहस करने की काबिलियत रखती है। यूजुअली अगर ऐसे स्कर्मिश या कुछ ऐसे होते हैं सिचुएशंस, तो नॉर्मली जो एयरक्राफ्ट है, जो भी एयरफोर्स हैं, तो एयरफोर्स का रोल क्या होता है इन सिनारियोज में? जैसे आपने बोला कि इट इज टू उनके रनवेज और ये सब, तो मतलब उसके बारे में बता सकते हैं कि यूजुअली एक एयरफोर्स या एक कैसे टारगेट करती है, क्या फेजेस में बेसिकली उनके प्लान चलते हैं? भव्या, जितनी भी पिछले 20 साल 25 साल में लड़ाइयां हुई हैं वो जमीनी लड़ाई से शुरू नहीं होती,
वो एक देश की एयरफोर्स और दूसरे देश की एयर डिफेंस, ये पहले लड़ाई में आती। हमारी एयरफोर्स का काम है ये यकीन करना कि पाकिस्तान का कोई भी जहाज उनके एयर बेसिस से उड़ ना पाए। अगर उड़ने में सक्षम हो गया तो अपने टारगेट तक पहुंच ना पाए, उसको रास्ते में रोका जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, जिसके लिए एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। आपने डॉग फाइट्स को सुना होगा, इतनी पिक्चर्स है। राइट। उसके बाद ग्राउंड सिस्टम है, अब S-400 भी इंडिया में आ गया है। तो लेयर्ड एयर डिफेंस जो है, IRBM, ICBMs, MRBMs, SRBMs, S-400, मैनपैड मिसाइल्स, तो ये एक लेयर्ड सिस्टम जो है, इस हिसाब से देश अपनी सुरक्षा करता है ताकि उसका कोई भी जरूरी अंग सेना का या सिविल का दुश्मन के जहाज डिस्ट्रॉय ना कर। मीटियर मिसाइल भी एक और मिसाइल है जो भी काफी पॉपुलर है, उसके बारे में मैंने काफी पढ़ा। उसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं? मीटियोर जो है वो सुखोई और राफेल दोनों के साथ फायर की जा सकती है। ये एयर टू एयर मिसाइल, 190 केजी तकरीबन इसका वजन है और 3.1 मीटर लंबी है। स्कैल्प एयर टू सरफेस है 5.1 मीटर, ये 3.1 मीटर और 190 किलो इसका वजन है। स्कैल्प का 1300 है, इसलिए इसकी स्पीड जो है वो 3 मैक है, सुपरसोनिक स्पीड। राइट। और ये किसी भी जहाज को एयर टू एयर मिसाइल बर्बाद करने के लिए बहुत सक्षम मिसाइल है। और दोनों ही हमारे लीडिंग एयरक्राफ्ट सुखोई और राफेल दोनों से फायर की जा सकती है। तकरीबन अगर आप कहें तो स्कैल्प जो था हमारे पास 300 यूनिट आए थे 36 राफेल के साथ। अब क्योंकि नेवी को और 26 राफेल मिलने की बात चल रही है तो उनके साथ फिर एक फिक्स्ड हमारी सरकार ने तय किया होगा कि कितनी स्कैल्प और आएंगी। स्कैल्प को जो है वो स्टॉर्म शैडो मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। राइट। इसकी जो मीटियोर मिसाइल है उसकी रेंज क्या है? मीटियोर की रेंज शायद मेरे ख्याल 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में। ओके, तो बेसिकली वो थोड़ी डॉग फाइट के लिए ज्यादा है, थोड़े क्लोज कॉम्बैट के लिए ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट। एयर टू एयर मिसाइल। राइट राइट। पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट है लाइक JF-17 और ऐसे जो है चाइनीज मेड, क्या वो भी काफी ऐसी कैपेबिलिटीज रखते हैं इंडिया को के साथ में अगर ऐसा सिनारियो आ गया एयरफोर्स टू एयरफोर्स? PL-15 मिसाइल चाइना की तकरीबन इसी रेंज में आती है, मगर इसको एक गेम चेंजर का नाम दिया गया है JF-17 को PL-15 के साथ, क्योंकि इसका जो रडार है वो 160 किलोमीटर दूर से ट्रैकिंग शुरू कर सकता है। JLF-7A और सम रडार का उसका नाम है, काफी काबिल चाइनीज रडार है। जबकि राफेल का रडार जो है वो पल्स डॉपलर है और तकरीबन 70 किलोमीटर के करीब मेरे ख्याल वो डिटेक्ट कर सकता है। 70 किलोमीटर बहुत रेंज है एयर टू एयर मिसाइल के लिए, और इससे ज्यादा क्या आपको चाहिए। मगर हाँ, उनके पास भी अगर देखा जाए तो वेपन सिस्टम अच्छे हैं, चाइनीज इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, और उनके जहाज अभी अगर आप देखें तो उन्होंने जनरेशन 6 जहाज जो बनाया है स्टेल्थ, वो अभी अमेरिका रशिया नहीं बना पाए। जिस तरह मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया हर एक देश के बराबर है। हमने भी ICBM बनाई है अग्नि 5 जो 8000 किलोमीटर तक मार कर रही है। तो कुल 7 तो देश हैं ICBM के लिए, 6-7 इंडिया, US, रशिया, UK, फ्रांस और नॉर्थ कोरिया, इजराइल, बस मेरे ख्याल ये 7 कंट्री हैं जिनके पास ICBM है और हिंदुस्तान उनमें है। तो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी हमारी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी बढ़ेंगी, हर हालत में बढ़ेंगी। राइट। ये PL-15 जो इतनी बात की जा रही है मिसाइल के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। PL-15 जो है वो JF-17 के साथ
फायर की जाती है। उसके बाद PL-17 उनका और वर्जन आया है जो कि और एडवांस J-35 के साथ और बाकी के साथ वो मैचअप करेंगे। इसकी भी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर के ऊपर है। सो मैंने काफी रिपोर्ट्स पढ़ी है कि इंडिया ने लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी अपने बॉर्डर्स पे डिप्लॉय किए हैं। इज दैट ट्रू? भव्या, पहले दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि लॉइटरिंग अम्युनिशन क्या है। Yeah. फायर एंड फॉरगेट सुना है लोगों ने, गाइडेड मिसाइल सुनी है, तो ये लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या है? ये लॉइटरिंग म्यूनिशन जो है, इसका दूसरा नाम अगर मैं बताऊं, कामाकाजी ड्रोन या सुसाइड ड्रोन, इसके नाम से दुनिया में जाने जाते हैं। ओके। अब क्योंकि ड्रोन है तो इनकी एक काबिलियत है कि टारगेट के ऊपर होवर कर सकते हैं, और जब कोई टारगेट स्पॉट हो उस एरिया में तो उस पर जाकर हमला करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इससे फायदा क्या है? इसका फायदा है आप सर्वेलेंस कर सकते हैं, रिकॉनेसेंस कर सकते हैं, आप टारगेट को मॉनिटर कर सकते हैं कि जैसे ही टारगेट नजर आया आपने उसको बर्बाद किया। ये अफगानिस्तान में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए थे। और अब युद्ध की हालात देखते हुए हिंदुस्तान ने इस पर ध्यान दिया और एक नागपुर में सोलर इंडस्ट्री के नाम से है जो कि हिंदुस्तान के लिए अभी ये लॉइटर म्यूनिशन बना रहे हैं। मगर ये ड्रोन, क्योंकि अभी देखिए जब भी कोई नई चीज बनती है तो प्रोटोटाइप होती है, फिर फर्स्ट वेरिएंट आता है, फिर सेकंड वेरिएंट आता है, और धीरे 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 वो, अब अगर आप देखें आपके बचपन में केवल शायद फिएट और एम्बेसडर थी, आज सबसे अच्छी कारें हैं हिंदुस्तान। इसी तरह अभी ये पहला वर्जन है और इसलिए तकरीबन 480 के करीब या 420 के करीब, 400 से ऊपर है यूनिट आर्मी को लॉइटर एम्युनिशन की दी गई। ऑब्वियसली ये उस हर जगह इस्तेमाल होंगी, चाहे वैली का एरिया हो, चाहे बॉर्डर हो, चाहे बॉर्डर के ऊपर इन्होंने देखना है कि आतंकवादी कहां से आ रहे हैं, उसकी सर्विलेंस करनी हो, हर जगह होगा। मगर जैसा मैंने कहा, ये अभी दुनिया के बेस्ट लॉइटर म्यूनिशंस में नहीं गिना जा सकता। लॉइटर्स है अमेरिका का, जो 33 पौंड का तकरीबन 15 किलो का एंटी टैंक वॉरहेड लेके जा सकता है। हमारा जो है नागास्त्र 1 नाम है उसका, तो नागास्त्र जो हमारा है वो आज की तारीख में उसकी काबिलियत 1 किलो एम्युनिशन ले जाने की। ओके। अब जब एक बार हासिल टेक्नोलॉजी हो गई तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूव करना है। बहुत जल्दी हम भी लॉइटर्स के बराबर या उससे बेहतर आगे निकलेंगे। अभी जो नागास्त्र 1 की रेंज है वो तकरीबन 30 किलोमीटर है, जबकि लॉइटर्स की रेंज जो है 160 किलोमीटर। लॉइटर्स का होवरिंग टाइम 75 मिनट है, हमारा लॉइटिंग टाइम तकरीबन 35 से 40 मिनट है। मगर ये एम्युनिशन हमारे पास इंडिया का बना हुआ है, जिसमें 75% कल पुर्जे और मशीन हिंदुस्तान की अपनी बनाई हुई है। तो एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा सक्सेस है जो कि हमारे इंडस्ट्रीज ने, सिविल डिफेंस इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने हासिल किया है मुकाम, और मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी देखते देखते हम दुनिया के अव्वल दर्जे के लॉइटरिंग म्यूनिशन बनाने में काबिल होंगे। अपार्ट फ्रॉम जो हमारे पास मीटियर है और स्कैल्प है, उसके साथ में ब्रह्मोस कितना केपेबल है? लास्ट टाइम भी हमने ऑफ कोर्स ये थोड़ी बात की थी, बट ये टाइम अभी आई थिंक थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ को समझना भी, क्योंकि कौन से एयरक्राफ्ट में ब्रह्मोस अभी हमारी लग सकती है, एंड ऑल्सो जब भी सी वर्जन, लैंड वर्जन या जो हम फायर करते हैं तो उसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं? देखिए, फिलहाल जो है जिस तरह मेट्योर जो है वो एक मेरे ख्याल इंडिया और इजराइल का जॉइंट वेंचर है। इसी तरह ब्रह्मोस जो है वो इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। डीआरडीओ और एक रशियन फर्म। इसकी रेंज तकरीबन हवाई जहाज, किसी भी हवाई जहाज में, सुखोई, राफेल या किसी भी जहाज में हिंदुस्तान के फिट हो सकता है, और 300 किलोमीटर के करीब इसकी रेंज है। और ये शिप से फायर हो सकता है,
ये सबमरीन से फायर हो सकता है, ये लैंड पे फायर हो सकता है मोबाइल ट्रेलर्स के साथ, ये हवाई जहाज से फायर हो सकता है। तो हर किसी प्लेटफॉर्म से ब्रह्मोस को फायर किया जा सकता है। और क्योंकि हिंदुस्तान की ही निर्मित है, हमारा अपना प्रोडक्शन है, तो हमें उसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें जितनी आवश्यकता है उतनी क्या हमारे पास है, अवश्य है। और प्रोडक्शन लाइन हमारे पास, तो हम जितना चाहेंगे उनको बनाएंगे। बहुत ही केपेबल मिसाइल है। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी स्पीड 3 मैक है, 3 मैक के ऊपर, जो कि बाकी चाहे स्कैल्प हो या JSS AM या कुछ ऐसा अमेरिका की है जो कि लॉकहीड मार्टिन बना रहा है, उसकी रेंज जरूर ज्यादा है 900 किलोमीटर, मगर उसकी स्पीड जो है 0.7 मैक है, स्कैल्प से भी कम है, जबकि ब्रह्मोस की 3 मैक है। और तकरीबन वॉरहेड सबका 300 से 450 किलोग्राम के बीच में है। और ब्रह्मोस जो है न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों वॉरहेड ले जाने की काबिलियत रखती है। अंडरस्टैंड। लास्ट टाइम हमने हाइपरसोनिक के बारे में बात की थी, एंड दिसंबर में भी आई थिंक 2024 में इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की। इन्होंने शायद 16 नवंबर था जब हिंदुस्तान ने टेस्ट किया है। APJ कलाम आइलैंड से उसको टेस्ट किया गया था। और ये दुनिया जो है हाइपर गाइडेड वेपन्स HGU जो है उस पर रिसर्च चल रही है। हिंदुस्तान ने अभी अप्रैल के महीने में 1000 सेकंड मतलब तकरीबन 13 मिनट का इंजन उसका ट्राई किया है हाइपरसोनिक गाइडेड वेपन का। नाउ ये जो मिसाइल टेस्ट किया गया था इसकी 5 मैक से ऊपर स्पीड थी और 1500 किलोमीटर की रेंज थी। तो इस स्पीड पर इस मिसाइल को ट्रैक करना या डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल। बट फिर ये जैसे हमारे पास S-400 है, तो वैसे ही पाकिस्तान के पास भी HQ-9 है, ऑफ कोर्स चाइनीज मेड। तो अगर ऐसे कोई मिसाइल्स, ये सब मिसाइल्स हम यूज करते हैं, तो उनके पास भी डिटरेंट है लाइक द S-400 टू इंटरसेप्ट एंड न्यूट्रलाइज दीज थ्रेट्स। देखिए उनके पास HQ-9 जो है, HQ-9 की शायद 8 या 9 उनके पास यूनिट्स हैं, मगर S-400 के मुकाबले में वो बहुत कमजोर है। ये उनके पास जो HQ-9 है वो S-300 का कॉपीड वर्जन है रशिया का, जो चाइना ने बनाया है। चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग में माहिर है, तो उन्होंने S-300 के जो पुराने मॉडल होते थे उसके हिसाब से बनाया है। ये तकरीबन कुल 160 या 150 किलोमीटर ट्रैक कर सकता है। मगर इनकी जो प्रॉब्लम है S-400 के मुकाबले में, वो रेंज में भी कम है और नंबर ऑफ टारगेट दैट कैन बी ट्रैक्ड उसके हिसाब से भी बहुत कम है। इसलिए उन्होंने अभी इसका इंप्रूव्ड वर्जन आई थिंक FD4 2000 वो उन्होंने लिया है या लेने की बात चल रही है। कुछ मैगजीन्स तो बताती हैं, पाकिस्तान के मीडिया की आ चुका है उनके पास, 2 फोटो भी उन्होंने जारी की। ये थोड़ा इंप्रूव वर्जन है, मगर फिर भी S-400 के बराबर में इसकी उपयोगिता नहीं। बट हमारे पास भी अभी 3 ही S-400 है और आई थिंक और आने वाले हैं 2 आने वाले। एनी टाइमलाइन कब तक आने की क्षमता है, या बिकॉज रशिया भी एंगेज्ड है उनके खुद के प्रॉब्लम्स में, उसके वजह से डिलेज हैं शायद। देखिए रशिया से जितना इक्विपमेंट आना था या यूक्रेन से जितने साजो सामान आने थे, इंजन या बाकी चीजें, वो इसीलिए डिलेड है कि वो अपनी लड़ाई में उलझे हुए हैं और लोकल प्रोडक्शन जो है उनका उन्हीं की केवल। मगर मुझे जो सुनने में आ रहा है कि दिसंबर तक दोनों बाकी यूनिट S-400 की हमको डिलीवर हो जाएगी। इंटरेस्टिंग। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जैसा S-400 होता है और जैसे ये HQ-9 होता है, उसमें कैसे वो इंटरसेप्ट और डिफेंड करते हैं अगेंस्ट इनकमिंग टारगेट्स, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? भव्या, ये एक एरिया डिफेंस वेपन है। जैसे इजराइल ने जो है वो आयरन डोम US का लिया हुआ था, इसी तरह रशिया का बनाया हुआ S-400 है। जिस एरिया में डिप्लॉयड है, जितनी 160 किलोमीटर या इसके 200 किलोमीटर जो इसकी रेंज क्षमता है,
उसमें ये तकरीबन 160 टारगेट एट ए टाइम ट्रैक कर सकता है और मल्टीपल टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। मगर फिर भी अगर आप देखें तो S-400 के बाद भी जब यूक्रेन ने स्वॉर्म अटैक किया ड्रोन का, तो कुछ ड्रोन सक्सेसफुल हुए अटैक में और उन्होंने डिस्ट्रॉय किया जाके। फिर भी अगर आप कहें तो S-400 जो है वो एरियल टारगेट्स, ICBM, IRBM, कोई भी और मिसाइल जो है उन सबको टैकल करने की क्षमता रखता है, चाहे वो किसी भी स्पीड की हो। जो Q9 है उसमें ये नहीं। ओके, सो मीनिंग नहीं है एज इन इतनी स्पीड की मिसाइल, क्योंकि आफ्टर ऑल जब आप ट्रैक कर रहे हैं फिर आपको जो आपका मिसाइल लॉन्चर्स हैं, आपने उस मिसाइल लॉन्चर को डेटा पास करना है और मिसाइल ने इंगेज करना है। तो Q9 के जो मिसाइल हैं उनकी क्षमता ये नहीं है कि वो बहुत फास्ट फ्लाइंग 3 मैक 4 मैक या उससे ऊपर के किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। अंडरस्टैंड। सो बेसिकली ये जैसे आप बोल रहे हैं कि ये ट्रैक करते हैं 160 और टारगेट्स को एंड देन एंगेज करने की क्षमता रखते हैं, तो ये मतलब अगर कोई भी इनकमिंग थ्रेट आता है इन टर्म्स ऑफ अ मिसाइल और इवन एयरक्राफ्ट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रैक करके ये डिप्लॉय करते हैं, और इज देयर somebody who actually has to give the command कि okay you can intercept it, और ये ऑटो पे रहता है? देखिए, ह्यूमन टच तो हर मशीन पे होगा। किस टारगेट को एंगेज करना है वो आपको हर यूनिट को, हर लॉन्चर को आपको बताना पड़ेगा। आप उसको डेटा जो है वो आप डेटा पास कर रहे हैं, आप उसको वर्ड कमांड नहीं दे रहे। तो इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है, और इसलिए इट इज क्विक रिस्पॉन्स वेपन सिस्टम एंड वेरी स्विफ्ट एंगेजमेंट ऑफ एनी एरियल टारगेट। अंडरस्टैंड। सो ये बॉर्डर्स के तरफ देन, बिकॉज उनका भी ऐसा डिफेंस सिस्टम ऑफ कोर्स डिप्लॉयड है, हमारा भी S-400 डिप्लॉयड है, तो ये सिनेरियोज में जब भी एयरफोर्स भी एक्चुअली एक दूसरे के साथ मुठभेड़ होती है, तो देन उसमें ये सब सिस्टम्स देन दे डोंट आइडियली डिप्लॉय, कि ये डिप्लॉय करके देखिए, यूज होते हैं। हर चीज में जितना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा उतना उस इक्विपमेंट के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। कितने जैमर्स हैं, क्या आप उसकी इक्विपमेंट की फ्रीक्वेंसी को पहचान सकते हैं? तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं, ये हर एक देश की अपनी काबिलियत है, अपनी उनकी बनाई हुई तरक्की है, अपने जैमर्स हैं। तो इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। जब आज से मुद्दत पहले, तकरीबन 4 दशक पहले, 5 साढ़े 4 दशक पहले, जब रशिया अफगानिस्तान में गया तो उसने सैटेलाइट, यूएस सैटेलाइट बहुत कम होती थी, उनको भी उसने कवर कर दिया था। जब रशिया लैंड कर गया तब पता लगा लोगों को कि रशिया इज लैंडेड। सो एवरी कंट्री हैज इट्स कैपेबिलिटी, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसका तोड़ निकाले जाएगा, और अगर जो इक्विपमेंट उसका तोड़ निकाल रहा है तो उस इक्विपमेंट का काउंटर मेजर देखा जाएगा। तो ये ECM और ECCM जो है, इसकी एक आपस में रेस है कि कितनी जल्दी हम दुश्मन के इक्विपमेंट की फ्रीक्वेंसी जान सकते हैं, कितनी जल्दी उसको जैम कर सकते हैं, कितनी जल्दी उसको मिसगाइड कर सकते हैं। जैसे मिसाइल में आपने देखा कि मिसाइल जहाज पर फायर होती है तो वो शैफ्ट ड्रॉप कर देता है, तो IR मिसाइल वो शैफ्ट की तरफ निकल जाती है। तो यही सारा तरकीब है और यही तकनीक है जिसपे सारी वेपन इंडस्ट्रीज चल रही है। एक पर्टिकुलर हथियार बनाता है, दूसरी कंपनी उस हथियार का तोड़ बनाती है, इसीलिए बाजार चल रहा है। राइट। ये पानी के बहाव के बारे में आपने बात की, ये काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ऑफ कोर्स अभी जो इंडस्ट्री जो हमने जो साइन की थी उसे निकाल दिया गया है, वो शेयर नहीं कर रहे इंफॉर्मेशन। उससे वाकई ही क्या पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम आएगा कि ये काफी मनगढ़ंत बातें हैं और थॉट्स हैं? अगर हम हिंदुस्तानी मीडिया की बात करें तो पाकिस्तान जो है पिछले 10 दिन से बूंद बूंद को तरस रहा है, मगर पाकिस्तान की लोकल जो मीडिया है वो ऐसा कुछ नहीं दिखा रही। फिर एक मीडिया ने बोला
कि 27 या 28 अप्रैल को कि पानी पाकिस्तान में बाढ़ ला दी गई। कोई ऐसी बाढ़ भी नहीं आई, क्योंकि मेरी जो समझ है कई लोग सोशल मीडिया पर अपने तर्क दे रहे हैं, कई टीवी चैनल्स पर लोग अपना ज्ञान दे रहे हैं, अपनी समझ से बता रहे हैं। मगर जो मेरी सोच और मेरी रिसर्च कहती है, भारत ने पिछले 70, 72, 74 साल में जो ईस्टर्न 3 रिवर है उनको तो साध लिया है। 95 से 97% पानी रोकने की क्षमता हमारी है। वहां भी 3 से 5% पानी जो है ट्रिकल करके पाकिस्तान में जा रहा है, मगर कुल 3 से 5%। मगर जो वेस्टर्न 3 रिवर है जो कि पाकिस्तान के लिए डेडिकेट की गई है इंडस वाटर ट्रीटी में, उन पर भारत को अभी तक खाली रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने की सैंक्शन थी। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है और भारत ने इस ट्रीटी को मान्य माना। 2 या 3 उसने हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। उनमें छोटे रिजर्वायर हैं, डैम्स नहीं है बड़े। पानी आता है नदी का, हमें बिजली पैदा करने के काम आता है और फिर वापस नदी में निकल जाता है। तो वहां मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज से, भारत के पास क्षमता नहीं है, ऐसे डैम नहीं है जिनके साथ हम पानी एकदम से रोक सके या बहाव को कम कर सके। फिलहाल तो वैसे ही लीन पीरियड में है सारी नदियां, और मई जैसे होगा, जून में जाएगा और लीन पीरियड शुरू हो जाएगा। मगर फिर भी उस बहाव को अगर पूरा हमें बहाव रोकना है, क्योंकि बारिश का सीजन भी आ रहा है, तो हमको बड़े बड़े डैम चाहिए। और एक रिपोर्ट कहती है कि हमें 10 से 12 टेहरी साइज के डैम चाहिए पूरा पानी पाकिस्तान का रोकने के लिए। उनमें दशकों लगेंगे, 10, 12, 15 साल लग सकते हैं। मगर हाँ, देश ने इस बारे में सोचना शुरू किया है। जरूर कुछ कैनाल बनाई जाएंगी जिससे इनका पानी डाइवर्ट किया जा सके, कुछ समय लगेगा, मगर देश ने कदम इस दिशा में उठाया है और जल्दी 1-2 साल में उनका पानी काफी हद तक रोकने की और डाइवर्ट करने की क्षमता हम पैदा कर लेंगे। तो करंटली मतलब ऐसा कोई सिचुएशन या सिनेरियो नहीं है जहां पे हम ये एक्चुअली कर रहे हैं अभी, बिकॉज लीन पीरियड चल रहा है, इसीलिए ऑटोमेटिकली थोड़ा सा वहां पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन है। हिंदुस्तान में आप देखें तो हरियाणा और पंजाब में झगड़ा हो रहा है, ऐसे ही पाकिस्तान में झगड़ा हो रहा है। लीन पीरियड में नदियां हैं, वाटर टेबल कम है पाकिस्तान में, कम होता जा रहा है। तो इसलिए इस समय जब तक बरसात शुरू नहीं हुई, त्राही त्राही पानी की, हिंदुस्तान को कई जगह अपनी ट्रेनें चलानी पड़ती है पानी की। तो ये गर्मी के सीजन में तकलीफ होती है, मगर हम इस स्थिति में नहीं है कि नल बंद कर दिया और एक भी बूंद पाकिस्तान में न जाए, इसकी गारंटी हो गई। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। मगर हाँ, पिछले कुछ साल से हिंदुस्तान ने इसके बारे में सोचना शुरू किया है और कुछ कार्रवाई जरूर शुरू हुई होगी। 1-2 साल के अंदर हम इस हालात में होंगे कि बनाई गई नहरों से इस पानी को अपनी बाकी नदियों में डाइवर्ट करें और पाकिस्तान का पानी रोकने में सक्षम। ये आपने बोला ऑफ कोर्स इंडिया की आत्मनिर्भरता पे, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स हमारी आर्म्ड फोर्सेस प्लस HAL ने ये ध्रुव, प्रचंड, ये सब ग्रेट एग्जाम्पल्स। ये प्रीडेटर ड्रोन आपने बोला, वो क्या है, वो जरा बता सकते हैं उसके बारे में? अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, इराक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। ये पायलट लेस एयरक्राफ्ट हैं और 7-8-9 मीटर लंबे हैं, विंग स्पैन भी इतना ही बड़ा है, और ये मिसाइल्स हैं, कुछ भी कैरी कर सकते हैं। इतनी एक्यूरेट है इनकी मार, ये रिमोट कंट्रोल्ड है और इतनी हाइट पे उड़ते हैं कि आमतौर पर किस रडार्स को इन्हें पकड़ना मुश्किल है। तो ये खुले आम घुसते हैं किसी भी देश में और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। कि अफगानिस्तान में कितने लोग थे आतंकवादी तालिबान के, जिनके मोबाइल से लोकेशन ट्रेस होती थी और उसके बाद प्रेडेटर की मिसाइल हमलों में मारे जाते थे। हालत ये हो गई कि अफगानिस्तान में लोगों ने मोबाइल रखने बंद कर दिए। अभी अगर आप देखें ईरान में जो हाल ही में जो हुआ, हाँ, हाल ही में 2-3 महीने पहले मारा गए,
वो फिर वही था, मिसाइल अटैक। हालांकि ड्रोन नहीं था, इट वाज अ मिसाइल अटैक, मगर ये चीजें इतनी एक्यूरेट और लीथल है, और ये सारे वेपन्स जो है ड्रोन कैरी करने के लिए तैयार है, वो कैरी करता है। इसकी कीमत इतनी नहीं है जितनी कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट की। इसमें इंसान के मरने का, पायलट के मरने का जोखिम नहीं है। केवल आपका जो है साजो सामान, आपकी एक मशीन टूट सकती है, इसमें इंसान की जान का जोखिम नहीं है। इसलिए आज की तारीख में ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और प्रेडेटर जो है वो दुनिया के टॉप सीरीज का, टॉप क्लास का एक ड्रोन। उसे ऑपरेट तो पीछे बैठ के इंसान ही करते हैं, राइट, मगर वो रिमोटली है। अंडरस्टैंड, राइट। बट ऐसा है इसमें कि एक मिलिट्री और नॉन मिलिट्री वर्जन आता है, लाइक जो, जी हाँ, अलग अलग वर्जन हैं इनके, और नेवी के वर्जन अलग होंगे, आर्मी के अलग होंगे, एयरफोर्स के अलग होंगे, जो जिसका रिक्वायरमेंट है। क्या आप उसको सर्विलेंस के लिए चाहते हैं, क्या आपको अटैक के लिए चाहते हैं, क्या आपको खाली EW जो प्रिंट है वो चाहिए, तो किस रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, उसके लिए इनको इक्विप किया जा सकता है। अंडरस्टैंड। आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी वाइज, बट अगर ये ड्रोन्स इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, एंड ऑफ कोर्स जैसे इंडिया भी है, इफ यू सी कि काफी आत्मनिर्भरता से ये कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, तो हम ऐसे ड्रोन्स नहीं बना सकते हैं ये लेवल के? अच्छा सवाल। एक खबर आई थी बीच में, कहीं नॉर्थ कश्मीर में एक ड्रोन आर्मी ने लॉन्च किया और ड्रोन हाईजैक हो गया। उसमें चाइना के कलपुर्जे थे, जो रिपोर्ट में पता लगा। ओके। तो हो सकता है चाइना ने वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी दी और उन्होंने वैसा ही रिमोट लगा के उस ड्रोन को हाईजैक कर लिया। ये बड़ी अजीब सी चीज थी कि ड्रोन हाईजैक हो गया। उसके बाद से देश ने अपने ड्रोन बनाने का, अपने सारे कलपुर्जों का निर्माण करके अपने ड्रोन बनाने का, ताकि किसी भी हालत में कोई भी ड्रोन हमारा कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसलिए अब ड्रोन पर बहुत ज्यादा फोकस है, और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, जब तक प्राइवेट इंडस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होंगी तब तक इतनी जल्दी R&D मुश्किल है। दूसरी बात, प्राइवेट इंडस्ट्री को चाहिए कि जो वो बनाए वो बाजार में बिके, वो इन्वेंट्री में रखने के लिए नहीं। और अगर देश कहता है कि यहाँ भी जो ऐसी चीजें उनको हम एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे सकते हैं, तो प्राइवेट इंडस्ट्री दौड़ के आगे आएंगी। और डिफेंस, इसीलिए डिफेंस टेक्निक जो है वो मौजूदा सरकार के नीचे बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनको यह आश्वासन दिया गया है कि आप ये चीजें एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जब देश का एक बार रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं कि उनकी करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों की मशीन बंद कर दी जाएगी। फिर उसके बाद जिन कंट्रीज को सरकार कहती है, इजाजत देती है, उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तेजस के एक्सपोर्ट की बात इसीलिए चल रही है, जगह जगह एयर शोज में तेजस को भेजा जाता है, और लोग सोच रहे खरीदें या न खरीदें। क्यों अभी तक नहीं खरीद पाया, उसकी वजह हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और हैं जिनको डिस्कस करना उचित नहीं। अंडरस्टैंड। बट ये आपने बोला ये कि पाकिस्तान के वहां पे, मतलब जम्मू के यहाँ पे ऐसे हाईजैक हो गया, तो ऐसे सिस्टम्स एक्चुअली वल्नरेबल भी है कि ये हाईजैक हो सकते हैं। तो ये एप्लीकेबल, जैसे अगर इंडिया इसे बनाएगी तो कैसे ये एप्लीकेबल नहीं होगा? क्योंकि ये तो एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी है, अगर हैक करनी होगी तो आप कर सकते हैं। देखिए, इतना समय किसी के पास नहीं है कि टेक्नोलॉजी हैक करें, जबकि लॉन्च हो चुका है सिस्टम। ओके। टेक्नोलॉजी, फ्रीक्वेंसी एजाइल, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग, इतनी टेक्निक्स हैं, और किस फ्रीक्वेंसी को कितनी जल्दी हॉप कर रहा है कोई इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक, ये उस पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो पकड़ा जाएगा। और वो एक निश्चित समय के लिए, एक मिशन के लिए लॉन्च किया गया है। क्या उस निश्चित समय में उस टेक्नोलॉजी को तोड़ा जा सकता है? ये चीजें हैं जो साइंटिस्ट सोचते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर रोज एक पैटर्न पे 6 महीने, साल भर उसको नोटिस किया जा रहा है, उसका तोड़ ढूंढा जा रहा है। गॉट इट। तो इसलिए हर चीज जो है वो इतनी ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं।
और यही एक टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है। अगर आपको मैं मोटी सादी जुबान में समझाऊं तो पहले आदमी मल्ल युद्ध किया करता था, मतलब फिर- हैंड कॉम्बैट। फिर कमजोर ने सोचा कि मैं एक डंडा दूर से मार दूंगा, उसको पास नहीं आने दूंगा। तो जो दूसरा आदमी था उसने कहा ये दूर से डंडा मारते, उसने पत्थर मारना शुरू किया जो कुछ नहीं था मगर अस्त्र था, मिसाइल थी, कोई चीज थी। ऐसे ही इक्विपमेंट है कि भाई ये मेरी स्पीड है, इस पे दुश्मन की एयरक्राफ्ट गन मुझे डिस्ट्रॉय कर देती है, तो स्पीड बढ़ाई जाए, उसकी जो है मुड़ने की क्षमता कितनी जी है वो बढ़ाई जाए। जहाज आगे निकल जाता है गन्स के पैरामीटर से, तो फिर गन्स में डेवलपमेंट शुरू होता है। तो ये एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है इक्विपमेंट्स के बीच में। जब तक आप एक तोड़ ढूंढते हैं इक्विपमेंट का, वो दूसरा वर्जन आ जाता है जो कि उससे अलग है, अलहदा है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। आज के तारीख में who do you think is a much bigger threat for India? Is it China or Pakistan? China, China. bigger than Pakistan. पाकिस्तान इज जस्ट फिडली। वो अपने उग्रवादी प्रॉक्सी को लड़ा है, वो पाकिस्तान उग्रवादियों को भेज के, ये वो दम नहीं है। वो छुप के बम लगा देंगे, हाँ ताली बजाएंगे, दम नहीं है इनमें। I'll tell you a very interesting incident. In 2003 हमने पाकिस्तान का एक मोटरोला सेट पे एक इंसिडेंट पकड़ा था। वहां पे उनकी एक जेसीओ, उनके एक ऑफिसर जेसीओ कह रहे हैं, साहब हिंदुस्तान की आर्मी हमारे बारे में बहुत ऊंचा सोचती है, ये भ्रम उनके माइंड में रहने ही दो, जिस दिन राज खुल जाएगा ना हम क्या हैं, उस दिन इनको तो हमारी पोल खुल जाएगी। I mean that's the level. I mean people might say, see एक पोएम मैंने थॉमस हार्डी की पढ़ी थी स्कूल में, द मैन ही किल्ड। इट्स अबाउट टू सोल्जर्स, दे आर डिप्लॉयड द लाइन ऑफ कंट्रोल ऑन द बॉर्डर and how they're enemies, but had they met in some other scenario elsewhere, how they would have been friends. So it's, if I remember correctly, बहुत सालों पहले मैंने पढ़ी थी, it says like this: had he and I but met at an old ancient inn, we would have sat us down to wet by many a nipperkin. Nipperkin is like जैसे rum की peg होती है ना, वैसे a quantity of beer. By many, like a liter of water, a peg of rum, by many a nipperkin. But ranged as infantry, staring face to face, I shot at him as he at me and killed him in his place. I killed him because he was my foe. Just so? Yes, he was my foe. That's clear enough, although I thought he would lisp perhaps, just as I had sold his traps. No other reason why. Yes, quaint and curious war is. You shoot a fellow down. You would treat if met where any bar is, or help to half a crown. Crown is like करेंसी, पैसा, लाइक पेनी और कॉइन। तो कैसे आप दूसरे की हेल्प करते हैं और यहाँ पे आप ट्रीट करते हैं, यहाँ पे आप गोली दे रहे हो। सो अ सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर इज नॉट अ पर्सनल एनिमी, दे रिस्पेक्ट ईच अदर, बट व्हेन दे हैव टू, लाइक आई विल गिव एग्जांपल, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, in fact on the eve of the World War II, in fact when it was starting, 24 December, France and Germany were bitter enemies. They had a very friendly football match with, many people don't know about the football match. And the next, the soldiers were, of course, there was a court of inquiry and some officers were court-martialed. ऐसे कैसे friendly match हुआ? But the next morning, they were back to firing at each other. So the soldiers across the border are not personal enemies. कारगिल की आपने बात की थी ना, तो कारगिल के टाइम पे हमने जब पाकिस्तानी घुस आए थे घुसपैठी की तरफ पे, वहां के मिलिट्री पर्सनल थे जो सिविल ड्रेस में आए थे, मफ्तीज में, और हमने इनको डिटेक्ट किया था, तो हमने इनको मारा भी। तो जब इनकी शव, इनकी बॉडीज रिस्पेक्टफुली वापस भेजे पाकिस्तान में, इनकार कर दिया, हमारे नहीं, हम नहीं जानते इनको। आए एक ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा साहब है, उन्होंने एक मेजर शेर खान, पाकिस्तानी सोल्जर था, उनका कहना है कि वो बड़े बहादुरी से लड़ा था वो पाकिस्तानी ऑफिसर, कि जब वो मारा गया उन्होंने अपने हाथ से एक साइटेशन लिखा मेजर शेर खान के लिए, उसकी पॉकेट में रख दिया कि इस ऑफिसर को पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड ऑफ गैलेंट्री मिलना चाहिए, और उसने उसको पोस्ट ह्यूमस निशाने हैदर, जो कि हमारे परमवीर चक्र के बराबर का होता है, उससे नवाजा गया उसको। और हमारे कैप्टन सौरभ कालिया साहब, इन्होंने उनकी आंखें फोड़ के, दे एम्पुटेटेड हिज बॉडी पार्ट्स and cigarette butts, and they sent the
bodies back to India. हमने इनको निशाने हैदर जो कि परमवीर चक्र इक्विवेलेंट है वो दिलवाया, उन्होंने हमको क्या दिलवाया? So these people are not to be trusted. हाँ, आपने कारगिल की भी बात की थी, ये मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, तो मैं थोड़ा फॉर्मल पहना हूँ मगर मैं थोड़ा इनफॉर्मल हो गया अभी क्योंकि ये मैं अपने जो इमीडिएट सीनियर है ना, प्लीज बी कंफर्टेबल, अपने जो मेरे सीनियर है ना उनसे मैं इसके किस्से बहुत सुने हैं मैंने, और मैं ऐसे ब्रेव हार्ट्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके बहुत करीब हूँ मैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, whole nation knows. Right. His twin brother Vishal Batra he's a banker. He's a very dear friend of mine. I'm very much in touch with him. कैप्टन कैंगरूजे, महावीर चक्र, बहुत कम लोगों ने नाम भी सुना होगा शायद, फौजी ने नाम सुना है। हमारे हीरो हैं, वो राजड्रिफ्ट में थे, वो ही इज एन एएससी ऑफिसर, ब्रिज सुशील भसीन ना उसी कोर्ट से आते हैं, एएससी। I'll tell you, and then there was Captain Anuj Nair, महावीर चक्र, राइट, there is कैप्टन विजयन थापड़। आपको एक और किस्सा बताता हूँ मैं 30 मीटर के फासले पे था। एक दिन रात को मेरे सीनियर और मैं, हम लोग डिनर कर रहे थे, इट वाज पोस्ट मिडनाइट, कुत्ते भौंक रहे थे, सुनसान माहौल था वहाँ पे, और वो फायर फ्लाई थी, तो जुगनू वो बाहर जंगल में वो थे, एंड वो क्रिकेट की आवाज़ थी, तो क्रिकेट की वो आवाज़ आ रही थी। तो हमें खबर आई हमारे सेट पे कि 4-5 लोग सरहद के उस पार से घुस आए हैं हिंदुस्तान के अंदर, सरहद में एक गांव में एक झोपड़ी में बैठ के खाना खा रहे हैं। आई वॉज अ QRT कमांडर। QRT इज अ क्विक रिएक्शन टीम। ओके, हम हरकत में आ गए, हम गए, हमने वो गांव कॉर्डन किया, वो घर कॉर्डन किया, और मेरे सीनियर अंदर घुस गए और बोलते हैं मैं अंदर जा रहा हूं अकेला, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। ये एंड यू हैव टू ओबे ऑर्डर्स इन द आर्मी, ये उनका आदेश था। लाइक ओके, मैं बहुत दिल चाहा कि मैं भी जाऊं, उन्होंने आदेश दे रखा है। जब वो झोपड़ी के अंदर घुसे, all we could hear was, we couldn't see anything, अंधेरा बहुत था, all we could hear was गन फायर। अब पता नहीं कौन किसको मारा है, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं। मैं बहुत दिल किया कि मैं 1 minute was too long, less than 1 minute, but it felt too long, with that anxiety मैं जाऊं अंदर, but that order of my senior, वो कैप्टन साहब थे, मैं लेफ्टिनेंट साहब था, कि मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। फिर मैंने कहा भाई बहुत हो गया, एक almost a minute, a few seconds had passed, and I said I better go in to check what's going on, and it could have been suicidal, but I couldn't care उस टाइम पे ना, आप your subconscious mind takes over when you are put in a situation like that. Your actual mind stops working, right, and subconscious mind comes in it's all action. reactory, Yeah, reaction, you start reacting to the environment over there. And जब मैं जा रहा था अंदर, मैं देखा जैसे पिक्चर में देखा था ना, फिल्मों में, बिल्कुल वही सीन था। दरवाजा खुलता है झोपड़ी का, हीरो की एंट्री, हम क्या देखते हैं, कैप्टन साहब टिंग टिंग अपने मोटरोला वॉकी टॉकी सेट पे, आई हैव न्यूट्रलाइज्ड द टारगेट, स्टैंड इजी, मतलब दुश्मन का खात्मा कर दिया है। एंड alone, single handed. तो उस दिन हम रात को बाद में भी हम खाना हमने छोड़ के, ठंडा खाना हमने खाए थे हम, तो गर्म के हाल का था। He told me, you know, Ali, one thing had happened. जब मैं घर में घुसा था ना, डर तो मेरे को भी लगा था अभी, मगर अपना डर को दबा के, मैं कहा यार अली देख रहा होगा पीछे, बंदे देख रहे होंगे पीछे, तो मैं अपना डर को दबा के अंदर घुसा। और जब मैं घुसा ना घर के अंदर, मेरा सामना हो गया एक 6 feet 7 inches टॉल फॉरेन अफगान मर्सनरी टेररिस्ट है। अब उसकी आंखें मेरी आंखों में देख रही है, मेरी आंखें उसकी आंखों में देख रही हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कौन क्या होने वाला है। उसकी गन मेरे अंदर, मेरे हार्ट पे, मेरी गन उसके हार्ट पे। सवाल इतना था कि मैंने ट्रिगर पहले दबाया और वो गिरा, बस। एंड आई हैव लिव्ड टू टेल द टेल। अब वो जो सेकंड, स्प्लिट सेकंड था ना, वो सेकंड ऑफ अ लाइफ टाइम। तभी फौजी आदमी आप देखते हैं, हम वक्त के बहुत पाबंद होते हैं, तो पूछते हैं क्यों, इसलिए यही वजह है। पाकिस्तान के इतने बुरे हाल हैं, IMF उनको लोन देने को तैयार नहीं था। तो पिछले साल फरवरी में IMF के 10 मेंबर आए थे पाकिस्तान, 10 दिन रहे, कुछ हुआ नहीं। कहा ठीक है, अब हम अगली मीटिंग, टाइम पास वाला टाइम नहीं है, अगली मीटिंग हम करेंगे ऑनलाइन करेंगे। या तो उनको भरोसा नहीं होगा कि कुछ भी कहीं भी बम लगा दें, कुछ भी, ट्रपोक तो है ही है, वैसे भी कहीं पे कुछ भी कर दें।
I'll tell you a very interesting incident in the year 2003 ना, हम लोग ऑपरेट कर रहे जम्मू कश्मीर में और एक जैसे कि कल रात को जम्मू कश्मीर में एक उग्रवादी घटना हुई है, वैसे एक उग्रवादी घटना हुई थी एंड द आर्मी वाज वी आर कॉर्डन एवरीवेयर एंड एक एमवीसीपी लगा दी गई थी. एमवीसीपी इज द मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट एंड एज यू नो देयर इज आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ओवर देयर. तो एमवीसीपी में ऐसे ही रोका कहीं पे, a group of women were passing by and so the lady police was there. Lady police just kind of checked. You'll be surprised and you'll be humored and you'll be amused to know what they found. What was there? They found women clad शलवार सूट में बंदे चूड़ियां पहन के Wow. पल्लू लटका के मिलिटेंट्स भागने की कोशिश कर रहे थे वहां से. वैसे तो बहुत बहादुर मानेंगे. इनकी बहादुरी कहां तक है, I'll tell you. इनकी बहादुरी वहां तक सीमित है कि महिलाओं को कोड़े लगा देंगे, बच्चों के स्कूल में बम लगा देंगे, भाग जाएंगे छुप के, फिर वहां देखेंगे बड़े खुश होंगे, है ताली बजाएंगे. हमने बड़ी बहादुरी काम कर दिया. जैसे तालिबान है ना अफगानिस्तान में, वैसे ही वही सेम दिस थिंग. Right. तो बेसिकली यार कौन हम वो मुहावरा है ना, हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? दिस वाज लिटरली दे हैव डन दैट ऑन लिटिल सेंस.